ओके गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं JNU ट्रिपल एस 2020 इकोनॉमिक्स पेपर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक, और ये रहेगा पार्ट 1। गाइस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि व्हाट विल बी द स्लोप DK/DL। तो गाइस इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे निकालना है MRTS, और MRTS गाइस हमें पता है ना, -MPL डिवाइडेड बाय MPK। MPL का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय MPK। MPK का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ओके। ऑफ द गिवन आइसोक्वांट, और गाइस ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन फंक्शंस। और हमें ये भी चीज़ पता है कि MPL क्या होता है, डेल F बाय डेल L। F का मतलब प्रोडक्शन फंक्शंस, जो कि ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एंड सिमिलरली MPK क्या होता है, डेल F बाय डेल के। ठीक है, तो गाइस आपको प्रोडक्शन फंक्शंस गिवन है 1/4 इंटू एल पे पावर 3/4। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एल तो हमें MPL मिल जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू के तो हमें MPK मिल जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे MPL डिवाइडेड बाय MPK तो हमें MRTS मिल जाएगा, और वही चीज़ तो हमें निकालना है। ठीक है, स्लोप DK/DL का मतलब है MRTS, और MRTS का फॉर्मूला हमें पता है, तो जस्ट वैल्यूज को पुट कर देंगे। ओके ओके, तो गाइज F इक्वल टू, लेट सपोज दिस इज F इक्वल टू 4 इंटू के पे पावर 1/4 इंटू एल पे पावर 3/4। तो अगर गाइज मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एल तो ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 3/4 एल पे पावर 3/4 -1 मतलब -1/4 इंटू के पे पावर 1/4। गाइज सिंपल डेरिवेटिव। ठीक है, एंड सिमिलरली गाइज इसी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू के तो गाइज ये क्या बन जाएगा, 4 इंटू 1/4 के पे पावर 1/4 -1 तो ये क्या बन जाएगा, -3/4 इंटू, और एल तो कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज रहेगा। और गाइज डेल F बाय डेल L को ही हम लोग क्या बोलते हैं, MPL। डेल F बाय डेल K को हम लोग क्या बोलते हैं, MPK। डन। और गाइज हमें निकालना क्या था, MRTS। MRTS क्या होता है, -MPL डिवाइडेड बाय MPK। तो गाइज जस्ट वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, -MPL का वैल्यू क्या है, ये वाला है, तो जस्ट पुट करो यहाँ पे 4 इंटू 3/4 एल पे पावर -1/4 एंड के पे पावर 1/4 डिवाइडेड बाय MPK ये वाला टर्म्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 1/4 के पे पावर -3/4 एंड एल पे पावर 3/4। तो गाइज ये 4 और 4 ये कैंसिल हो गया, ये भी 4 कैंसिल हो गया। तो गाइज यहाँ पे क्या बच गया, -3। और गाइज ये एल पे पावर -1/4 है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे गाइज बेस सेम है तो पावर भी ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एल पे पावर 3/4 प्लस 1/4। सिमिलरली गाइज यहाँ पे क्या है, के -3/4 तो ये ऊपर चले जाएगा तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, और गाइज यहाँ पे भी कैपिटल और यहाँ पे भी कैपिटल है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4। डन। तो गाइज इसको सॉल्व कर लो तो क्या बन जाएगा, -3 और के पे पावर 1 डिवाइडेड बाय एल पे पावर 1। तो गाइज MRTS का वैल्यू कितना आ गया, -3k/L, -3k/L। तो गाइज यही हमारा आंसर होगा, सिंपल, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए गाइज क्लियरली गिवन है कि -3k/L। ठीक है, तो MRTS गाइज जो फॉर्मूला है, बस आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। MRTS इक्वल टू क्या होता है, -MPL/MPK, और इसी को हम लोग बोलते हैं डेल F बाय डेल L डिवाइडेड बाय डेल F बाय डेल के। ठीक है, तो गाइज नोट पॉइंट बना के लिख लेना। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। गिवन है कि फॉर एन इकोनॉमी इफ C इक्वल टू 400 प्लस 0.8 YD का मतलब है डिस्पोजेबल इनकम, Y माइनस टी, एंड T इक्वल टू 300 प्लस 0.2 Y, देन फाइंड द MPC। ठीक है, फाइंड द MPC। गाइज हमें पता है ना, Y इक्वल टू क्या होता है, C प्लस I प्लस G इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी।
इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, फाइन, ओके। तो गाइज यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो, y इक्वल टू सी, और c गाइज क्या है 400 नॉट थाउजेंड्स, 400 प्लस 0.8 YD, और YD क्या है y माइनस टी, तो y माइनस टी, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट गाइज क्वेश्चन में नहीं है तो इन्वेस्टमेंट को मान लो 0, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी नहीं है तो इसको भी मान लो 0, ठीक है, फाइन। y इक्वल टू 400 प्लस 0.8 इंटू वाई माइनस टी, और गाइज टी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पुट कर दो 300 प्लस 0.2y, ठीक है। तो गाइज ये क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 400 प्लस 0.8 इंटू वाई माइनस 300 माइनस प्लस माइनस 0.2y। अब गाइज इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना, तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 400 प्लस 0.8 गाइज y माइनस 0.2y, तो इसका मतलब है 0.8y, 0.8y माइनस 300, ठीक है, डन, ओके। यहाँ तक तो गाइज कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन एक बार देख लेना क्योंकि कैलकुलेशन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यूज था हम लोगों ने जस्ट पुट किया वैल्यू, फिर इसको सॉल्व किए तो हमें ये मिल गया, डन, ओके। तो गाइज इसको सॉल्व करो, y इक्वल टू 400 प्लस 0.8 इंटू 0.8y, तो इसका मतलब है 0.64y माइनस 0.8 इंटू 300, तो गाइज ये हमारा बन जाएगा 240, ठीक है, 240। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, गाइज टेक दिस साइड, तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस 0.64y इक्वल टू 400 माइनस 240, ठीक है, डन। तो गाइस ये हमारा क्या बन जाएगा, टेक y कॉमन, तो 1 माइनस 0.64 इक्वल टू जो भी गाइज ये टर्म्स आएगा 400 माइनस 240, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.64 इंटू 400 माइनस 240, और गाइज हमें पता है ना ये वाला फॉर्मूला y इक्वल टू 1/1 माइनस सी, और यहाँ पे ऑटोनॉमस पार्ट वगैरह यहाँ पे होता है, तो 1/1 माइनस सी, तो गाइज इसके साथ इसको कंपेयर करो तो MPC क्या है 0.64 है, MPC 0.64 है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। गाइस मैंने कुछ भी नहीं किया, बस आपको ये आइडेंटिटी पता है ना, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, और इसको क्या बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो जहाँ पे भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगा मतलब कि ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो गाइस सी का वैल्यू पुट करो एंड टी का वैल्यू पुट करो, और यहाँ पे आई और जी नहीं है तो जस्ट इसको 0 0 मान लो, फिर जस्ट रीअरेंज करो एंड सॉल्व एंड यू विल गेट y इक्वल टू 1/1 माइनस 0.64 इंटू दिस ऑटोनोमस पार्ट, ठीक है। और इसको गाइस कंपेयर करो यूजुअल जो आप पढ़े हो डेफिनेशंस 1/1 माइनस सी, और सी यहाँ पे क्या होता है MPC, वही चीज़ तो है 0.64, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम इनकम व्हेन लम्प सम टैक्स इज एडेड टू द मॉडल एंड कंजम्पशंस सी, बी का मतलब है MPC 0.5 है, इन्वेस्टमेंट 40 है और टैक्स 50 है, देन इस कंडीशन में गाइस क्या आंसर होगा, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पे जो पहले गिवन इन्फॉर्मेशन है पहले उस चीज़ों को लिखते हैं एक बार। तो यहाँ पे MPC गिवन है 0.5 और इन्वेस्टमेंट गिवन है 40 और टैक्स गिवन है 50, और गाइज हमें आइडेंटिटी पता है ना y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी,
और यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है नहीं, तो जी इक्वल टू 0 मान लो। ठीक है, डन। ओके, तो y इक्वल टू सी, और c इक्वल टू गाइस क्या होता है, यूजुअल जनरल कंडीशंस क्या होता है इसका, a प्लस बी इंटू वाई माइनस टी, वही होता है ना जनरल फॉर्म ऑफ द कंजम्पशन फंक्शंस, c इक्वल टू a प्लस बी इंटू वाई माइनस टी। ये आपका होता है ऑटोनमस, और b एमपीसी, और y माइनस टी इज योर डिस्पोजेबल इनकम। तो गाइज जस्ट ये वैल्यूज यहाँ पुट करो, a प्लस बी इंटू वाई माइनस टी प्लस इन्वेस्टमेंट, और गाइज इन्वेस्टमेंट कितना है 40 है, तो यहाँ 40 पुट कर दो। ठीक है, और गाइज ऑटोनमस पार्ट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसको मान लो 0, और y इक्वल टू बी क्या है 0.5 जो कि MPC है, तो 0.5 इंटू वाई माइनस टैक्स, और टैक्स कितना है 50 जो कि लमसम टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 प्लस 40। अब गाइज यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं ना y को, जस्ट एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ y। तो गाइज ये क्या बन गया, y इक्वल टू 0.5 y माइनस 50 प्लस 40। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 0.5 वाई माइनस ये आ जाएगा 25 प्लस 40। तो गाइज ये इधर चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 0.5 वाई इक्वल टू 40 माइनस 25 जो कि 15 आएगा। ठीक है, तो गाइज y इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, जो कि आंसर आएगा 30, बट यहाँ पे गाइज 30 नहीं है, तो इस क्वेश्चन में ही कुछ गलती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर गाइज बट 30 होगा। तो आप नोट पॉइंट बना के लिख लेना कि इसका कुछ इन्फॉर्मेशंस और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए जो कि नहीं है, या फिर आंसर यहाँ पे करेक्टली गिवन नहीं है। ठीक है, बट गाइज करेक्ट आंसर आपका 30 होगा, सिंपल। ओके ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि एक कोई इंडिविजुअल है वांट्स टू बाय 2 गुड्स। ठीक है, एक समोसा है और दूसरा जिलेबी है। व्हेन सी इज हैविंग मनी इनकम ऑफ 200, तो कोई इंडिविजुअल है और इसके पास 2 गुड्स का ऑप्शन है, एक है समोसा और दूसरा है जलेबी। ओके, और मनी इनकम, इसके पास इनकम कितना है 200। द प्राइस ऑफ समोसा इज 10, समोसा का प्राइस कितना है 10 रुपीज़, और जलेबी का जो प्राइस है गाइज ये आपका 4 रुपीज़। ठीक है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम शुड सी एलोकेट ऑन समोसा एंड जलेबी टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी व्हेन द यूटिलिटी फंक्शन इज दिस। तो गाइज यूटिलिटी फंक्शन क्या है, रूट अंडर x1 इंटू x2, गाइज टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू x1 इंटू x2, तो लेट सपोज दिस इज v। तो गाइज ये मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है ना कॉप्ट-डगलस का, तो ये एक्चुअली है कॉप्ट-डगलस। ठीक है, तो जब अगर आप इसका MRS निकालोगे, इसका और इसका, तो दोनों सेम आएगा। क्यों, क्योंकि ये मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है, और गाइज हमें ये चीज़ पता है कि मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन में MRS ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, और गाइज कॉप्ट-डगलस का एक खूबसूरत पॉइंट ये होता है कि अगर आपको गिवन है कि u इक्वल टू यहाँ पे क्या है रूट अंडर x1 इंटू x2, x1 पे पावर 1/2 इंटू x2 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। ये जो उसका जो पावर है ना गाइज, ये वाला, यही पावर रिप्रेजेंट करता है क्या, प्रोपोर्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर गुड्स। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे आपको पूछा गया कि व्हाट प्रोपोर्शन, और गाइज यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि हाफ ऑफ, तो इसका मतलब है कि हाफ x1 पे खर्च करेगा और हाफ x2 पे खर्च करेगा, मतलब 50-50%। ठीक है, तो आप तो गाइज एक थ्योरेटिकल से अगर आपको ये चीज़ अगर पता है तो आप डायरेक्ट आंसर बी कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं है ये चीज़, ठीक है, तो उसके लिए गाइज फिर थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा, बट मैं उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, तो गाइज यूटिलिटी फंक्शन हमें गिवन क्या है, u इक्वल टू रूट अंडर x1 इंटू x2। ठीक है, डन। और x1 यहाँ पे क्या है, x1 है समोसा, तो इसको मान लो x1, और जलेबी क्या है x2। ठीक है, जलेबी हमारा x2 है। ओके, तो गाइज
MRS निकाल सकते हैं ना। MRS क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल x1 डिवाइडेड बाय डेल यू बाय डेल x2, वही होता है ना। तो जस्ट फाइंड आउट द MRS। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा इसको इस फॉर्म में ही लिख लेते हैं, ठीक है गाइज। रूट x2 तो एज इट इज रहेगा। रूट x1 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1/2 रूट x1 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली डेल यू बाय डेल x2। तो x2 को गाइज हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, तो x1 तो कॉमन रहेगा, तो रूट x1 तो एज इट इज रहेगा इनटू, अब रूट x2 का गाइज डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1/2 रूट x2। सिंपल, ये 1/2 कैंसिल हो गया, रूट x2 ऊपर चले जाएगा, तो गाइज ये क्या बन जाएगा, रूट x2 इंटू ये वाला रूट x2 डिवाइडेड बाय ये रूट x1 नीचे आ जाएगा, तो रूट x1 इंटू रूट x1। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, x2 डिवाइडेड बाय x1, ठीक है। तो गाइज MRS क्या आ गया, x2 बाय x1, डन। तो यहां से गाइज हम लोगों ने MRS का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, x2 बाय x1, डन। यहां तक गाइज कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने सिंपल MRS निकाला, x2 बाय x1, ओके ओके। और गाइज हमें पता है ना कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, P1 बाई P2। हाँ, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज व्हाट, P1 बाई P2। और गाइज ये कॉप डगलस है, तो इसका मतलब है कि गाइज ये ऑप्टिमाइज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, हाँ, जहाँ पे कि दोनों का स्लोप गाइज इक्वल होगा, ठीक है। तो गाइज जस्ट यहाँ पे इक्वल करो दोनों का स्लोप, ठीक है। तो MRS इक्वल टू क्या है, x2 बाय x1, तो x2 बाय x1 इक्वल टू स्लोप ऑफ द बजट लाइन मतलब P1 बाय P2, तो ये आ जाएगा P1 बाय P2, डन, ओके। x2 बाय x1 इक्वल टू गाइस P1, P1 कितना है 10 डिवाइडेड बाय P2, P2 4 है, तो जस्ट पुट करो 4, ठीक है। तो गाइज यहाँ से हम x2 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना x2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, अच्छा गाइज ये क्या बन जाएगा 5 और 2, 5/2 का मतलब 2.5, तो x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.5 x1, डन। तो गाइज यहाँ से हम लोगों ने x2 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लिए 2.5 x1, डन, ओके। और गाइज P1 10 है, P2 4 है, तो इसका गाइज हम लोग बजट लाइन लिख सकते हैं ना। बजट लाइन क्या होता है, P1 x1 प्लस P2 x2 होता है ना बजट लाइन, ठीक है। और गाइज P1 कितना 10 है, तो 10 इंटू x1 प्लस P2, P2 कितना है 4 है, तो 4 इंटू x2 इक्वल टू इनकम ना, इक्वल टू इनकम, इनकम कितना है 200, इक्वल टू इनकम 200, ओके। तो गाइज यहाँ से लिख सकते हैं 10x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 200, ठीक है। तो 10x1 इंटू 10x1 प्लस 4 इंटू x2, और गाइज x2 का वैल्यू क्या है 2.5 x1 इक्वल टू 200, तो यहाँ से हम लोग x1 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पे आपको x1 का वैल्यू आ जाएगा 10, दैट इज योर x1 स्टार, ठीक है। एंड सिमिलरली गाइज यहाँ पे x1 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें x2 स्टार मिल जाएगा, तो x2 स्टार आ जाएगा 25, ठीक है, x2 स्टार आ जाएगा 25, डन, ओके। तो x1 स्टार आ गया 10 और x2 स्टार आ गया कितना 25, डन। तो और गाइज इसका जो प्राइस है इसका 10 रुपीज़ है इसका प्राइस, और इसका प्राइस है 4, तो गाइज टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 10 इंटू 10 मतलब 100, और इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 25 इंटू 4 जो कि 100, ठीक है। तो यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, और गाइज हमें क्या निकालना है, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम शुड बी एलोकेट ऑन समोसा एंड जिलेबी, ठीक है, मतलब कितना प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जो है इस पर खर्च हुआ। तो गाइज मेरे पास इनकम कितना है 100,
मतलब एक्सपेंडिचर 100 और टोटल कितना इनकम 200, तो कैसे क्या बन जाएगा हाफ। सिमिलरली ये वाला 100/200, तो ये क्या बन जाएगा हाफ। सेम चीज़ तो आ रहा है ना जो हम लोगों ने फर्स्ट में किया था, ठीक है। तो याद रखना है कि गाइस ये जो पावर है ना, ये जो पावर x1 हाफ x2 हाफ, यही पावर होता है क्या, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो गाइस क्या बन जाएगा 50% ऑन गुड x1 एंड 50% ऑफ x2। गाइस ये सिर्फ और सिर्फ कॉप डगलस के लिए वैलिड है, अब कोई अदर यूटिलिटी फंक्शन पे यूज मत कर लेना, ठीक है। ओनली वैलिड फॉर दी कॉप डगलस। और गाइस मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दिया, ठीक है। एक्सपेंडिचर इतना हुआ ना और इनकम आपका 200 है, तो गाइस कितना प्रोपोर्शन आपने खर्च किया, तो 100/200 हाफ। सिमिलरली यहाँ पे भी हाफ। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है कि द डिमांड फंक्शन ऑफ अ क्वांटिटी इज QD इक्वल टू 35000 माइनस 5p ओवर व्हाट रेंज ऑफ द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड विल बी इनइलास्टिक। गाइस हमें पता है ना इनइलास्टिक कब होता है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगा तभी। और हमें ये भी पता है कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, del QD बाय del P इंटू P बाय QD। हाँ, तो अगर गाइज मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू P, तो हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, और P डिवाइडेड बाय QD, और QD का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इलास्टिसिटी का वैल्यू मिल जाएगा, सिंपल। फाइन। तो गाइज अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू P, तो गाइज ये क्या बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 -5, तो del QD बाय del P का वैल्यू आ जाएगा -5। डन, सिंपल। और इसका फॉर्मूला क्या था, del QD बाय del P इंटू P बाय QD, दैट इज योर इलास्टिसिटी फार्मूला। तो गाइज ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे -5 इंटू P बाय QD, और QD वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो गाइज ये क्या बन जाएगा 35000 माइनस 5p। तो गाइज आपको इलास्टिसिटी वाला वैल्यू मिल गया। इलास्टिसिटी वैल्यू कितना आया, -5p डिवाइडेड बाय 3500 माइनस 5p, ठीक है। और गाइज आपको यहाँ पे गिवन है कि भाई ये इनएलास्टिक होना चाहिए, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें इनएलास्टिक पे बात करना है, इनएलास्टिक पे बात करना है। तो इनएलास्टिक कब होगा, जब इलास्टिसिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो गाइस आप इसको तो सॉल्व कर सकते हो ना, ठीक है। तो गाइस ये क्या बन जाएगा, 5p लेस देन, इधर चले जाएगा तो ये बन जाएगा 3500 माइनस 5p। तो गाइज ये क्या आ जाएगा 10p लेस देन 35000। तो एक जीरो गाइज कैंसिल हो गया, तो p इज लेस देन 3500। और गाइज हमें पता है ना कि प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो गाइज इसका रेंज क्या बन गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3500, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ पेन इज 20, elasticity of demand is 1.6, then the marginal revenue will be what, 1.7, 7.5, 9.5 या फिर 3.5। गाइज ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, MR इक्वल टू प्राइस इंटू 1 माइनस 1 बाय इलास्टिसिटी वैल्यू। गाइज ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक रिलेशन बताता है मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी के बीच में। और गिवन है कि भाई मेरा प्राइस कितना है 20 है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू कितना है 1.6 है, सारे वैल्यूज गिवन है, और सिंपल यहाँ पे पूछा गया कि भाई मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। तो जस्ट ये वाला वैल्यू पुट, सारे वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो MR इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्राइस कितना है 20 इंटू 1 माइनस 1 बाय ED, और ED का वैल्यू क्या 1.6।
ठीक है। अब गाइस इसको सॉल्व कर लेना, तो MR का वैल्यू आ जाएगा 7.5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये फॉर्मूला गाइस पता होना चाहिए, MR इक्वल टू P इंटू 1 माइनस 1 बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ED। नोट पॉइंट बना के लिखो कहीं पे। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है कि द डिमांड फंक्शंस फॉर अ गुड इज Q इज इक्वल टू 36 माइनस 3P। व्हाट विल बी द थ्योरेटिकल मैक्सिमम प्राइस फॉर क्वांटिटी Q। ठीक है, तो गाइस ये कुछ नया टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, थ्योरेटिकली मैक्सिमाइज द प्राइस, मतलब कि प्राइस को गाइस हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो गाइस ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब क्वांटिटी 0 होगा। हाँ, तो यहाँ पे गाइस Q इक्वल टू 0 पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा 36 माइनस 3P। तो ये आ जाएगा 3P इज इक्वल टू 36, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। सिंपल। गाइस हमें मैक्सिमाइज करना है ना, जैसे ये वाला Q इक्वल टू 36 माइनस 3P। तो गाइस आप बनाते हो ना बॉक्स ऐसे, ये वाला, दिस इज Q एंड दिस इज P। तो इफ Q इक्वल टू 0 देन P, देन P इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। इफ P इक्वल टू 0 देन Q इज इक्वल टू 36। तभी तो गाइस हम लोग एक डायग्राम बनाते हो ना। तो ये किसका मैक्स वैल्यू है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर द मैक्स वैल्यू। और वही चीज़ यहाँ पे आपको निकालना है कि थ्योरेटिकली मैक्सिमाइज द प्राइस। तो गाइस प्राइस कब मैक्सिमाइज होगा, जब क्वांटिटी को 0 होना होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर 12। ओके गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैक्सिमाइज थ्योरेटिकल प्राइस अकर व्हेन द क्वांटिटी डिमांड इज 0। ठीक है, ओके गाइस सेम चीज़ है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि प्राइस को मैक्सिमाइज किया था, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि भाई क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करो। तो गाइस क्वांटिटी कब मैक्सिमाइज होगा, जब प्राइस 0 होगा। हाँ, तो Q इक्वल टू क्या बन जाएगा 24 माइनस 3 इंटू 0। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा 24। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है कि when demand Q is equal to 300 minus 5P and the supply is 200 plus 15P, if the government imposes a specific sales tax of rupees 2 per unit, what will be the new price? 7.3, 6.5, 6.9 या फिर 5.9। ठीक है, ओके गाइस, डिमांड गिवन है, सप्लाई गिवन है, और हमें पता है कि जब क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड होता है देन ये पॉइंट क्या होता है, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। डन। तो गाइस क्वांटिटी डिमांड क्या है 300 माइनस 5P इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई क्या है 200 प्लस 15P। तो गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 300 माइनस 200 इक्वल टू, गाइस ये उधर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा 15P प्लस 5P, जो बन जाएगा 20P। अब गाइस यहाँ से P का तो वैल्यू निकाल सकते हो ना, 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 5। तो गाइस इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया 5। डन। ओके, बट गाइस यहाँ पे आपको कंडीशन गिवन है कि व्हेन गवर्नमेंट इम्पोजेस स्पेसिफिक सेल टैक्स, कितने का सेल टैक्स 2 रुपीज पर यूनिट, देन व्हाट विल बी द न्यू प्राइस। द न्यू प्राइस क्या होना चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, इक्विलिब्रियम प्राइस 5 निकला ना, तो यहाँ पे अगर हम P का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्वांटिटी मिल जाएगा। ठीक है, हमें क्वांटिटी मिल जाएगा, तो आप क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। ठीक है, बट गाइस क्वांटिटी तो हमें नहीं निकालना क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बारे में जिक्र किया गया है। तो गाइस हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे फोकस करना है। ठीक है, ओके फाइन। इफ गवर्नमेंट इम्पोजेस स्पेसिफिक सेल टैक्स, तो गाइस जब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा सेल टैक्स, ठीक है, तो गाइस टैक्स किस पे, और गाइस ये कौन सा टैक्स है सेल टैक्स, मतलब भाई ये कंज्यूमर पे करेगा। तो गाइस प्रोड्यूसर को अब कितना देना होगा P माइनस 2, प्राइस माइनस 2 ना, क्योंकि अब गाइस ये जो माइनस 2 है अब इसको बियर कौन करेगा, कंज्यूमर। डन।
फाइन। तो गाइज इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। डन। क्वांटिटी डिमांड क्या है, 300 माइनस 5p, 300 माइनस 5p इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, 200 प्लस 15 इंटू क्यू एस। अब गाइस क्यू एस का एक्चुअल प्राइस क्या है, p माइनस 2, p माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आएगा 6.5, जो कि करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइस, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट इम्पोजेस स्पेसिफिक सेल टैक्स, तो अब सेलर को कितना देना होगा, p माइनस 2 ना। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है कि व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू दिस थिंग्स व्हाट विल बी द आउटपुट एट मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट व्हेन फिक्स कॉस्ट इज 50। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट 50 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये है, और व्हाट विल बी द आउटपुट एट द मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट। मैंने बताया था कि जब भी मिनिमम और मैक्सिमाइज अगर आप सॉल्व करते हो तो गाइज वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ना, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमें क्या निकालना है, एमसी। एमसी क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द डेल क्यू ना, दैट इज योर एमसी। जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, यू विल गेट द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। अब गाइज टोटल कॉस्ट मत बोल देना, ठीक है, क्योंकि टोटल कॉस्ट क्या होता है, ये तो फिक्स है ना, ये तो 50 है, तो 50 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा ना। तो आप डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखे टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डन, फाइन। ओके, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है, बट हमें क्या निकालना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालना है ना। तो गाइज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या बन जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंटू क्यू, सिंपल। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे गिवन है 10 माइनस 5q प्लस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू। तो गाइज यहाँ पे इंटू क्यू लिख लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 10q माइनस 5q स्क्वायर इंटू क्यू क्यूब, दैट इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और गाइज इसी को टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये क्या बन जाएगा, 10 माइनस 10q प्लस 3q स्क्वायर। डन। गाइस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। और ओके, अच्छा गाइस ये हमारा निकल गया मार्जिनल कॉस्ट। डन, ये निकल गया मार्जिनल कॉस्ट। बट हमें यहाँ पे गाइस मार्जिनल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करोगे तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से आपका गाइस क्रिटिकल पॉइंट आएगा। अब बट ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मीन या मैक्स, उसके लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, तो गाइस मार्जिनल कॉस्ट हमें यहाँ से मिल गया, एम सी इक्वल टू 10 माइनस 10q प्लस 3q स्क्वायर, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, एम सी इक्वल टू 10 माइनस 10q प्लस 3q स्क्वायर। गाइस डेल एम सी बाय डेल क्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये क्या बन जाएगा, -10 प्लस 6q इक्वल टू 0। तो यहाँ से q का वैल्यू आ जाएगा 10/6, ठीक है। 10/6 का मतलब है कि हाँ, तो गाइस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1.66, ठीक है, 1.66। तो गाइस क्वांटिटी कितना आ जाएगा, 1.66, 0.166। गाइस कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, 0.166
ओके, -10³ + 3Q²। ओके गाइस, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे 10 है ना, सॉरी 10 है यहाँ पे, सॉरी। तो गाइस यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 30, तो यहाँ पे आएगा 30, ठीक है, सॉरी 30 आएगा। अब यहाँ पे बन जाएगा 60, तो ये बन जाएगा 1/6। Q इक्वल टू आ जाएगा 1/6। 1/6 का मतलब 0.166, ठीक है। और गाइस हमें आउटपुट ही निकालना था, तो 0.166 आ जाएगा। आप इसको गाइस डबल डेरिवेटिव करके क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है, बट उतना गाइस अगर आपको टाइम है तो कर लेना, बट आंसर ही होगा, ठीक है। फुल जस्ट फॉर द कन्फर्मेशंस कि हाँ ये वैल्यू मिन है या फिर मैक्स है। तो इसका गाइस जब डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है, एट दिस पॉइंट Q इक्वल टू 1/6 पे। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारा मिनिमम पॉइंट होगा। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है कि व्हेन द रेट ऑफ टैक्सेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इन इनकम देन इट इज कॉल्ड व्हाट? प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। गाइस ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, और आप सभी को पता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे ही अगर टैक्स बढ़े तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। गाइस इसको एक बार रीड कर लेना। ओके ओके गाइस, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? गाइस डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? पेड बाय ए पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज्ड। जिस पे टैक्स लगाया गया है वही पर्सन टैक्स देगा, ठीक है, मतलब ये पर्सन अब शिफ्ट नहीं कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, इट कैनॉट शिफ्ट टू द अनदर पर्सन। गाइस ये शिफ्ट नहीं कर सकता अनदर पर्सन पे। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है कि व्हेन एवरेज टैक्स रेट इज मोर देन मार्जिनल टैक्स रेट देन इट इज कॉल्ड व्हाट? रिग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स या फिर डिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। गाइस ये चीज़ आपको याद रखना है, और मैंने 2021 वाले क्वेश्चन पे भी बताया था ये चीज़, ATR और MTR के बीच का रिलेशंस। गाइस जब ATR ग्रेटर होगा MTR से देन हम बोलेंगे कि वहाँ पे रिग्रेसिव टैक्स है। अगर MTR ग्रेटर है ATR से देन हम उसको बोलेंगे कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। अगर इक्वल है देन उसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल टैक्स है। दिस टर्म इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन टैक्सेशन, ठीक है। तो गाइज ये नहीं होता डिग्रेसिव, क्योंकि गाइज हम भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं डिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग सुने हैं कि भाई रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, बट डिग्रेसिव टैक्स यार ये क्या होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। गाइज ये आइडेंटिटी याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है कि व्हेन गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स इन द केस ऑफ नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटीज व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूसेस, कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीजेस, कंज्यूमर सरप्लस डज नॉट चेंज, या फिर नन ऑफ द अबव, ठीक है। गाइस गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स, कहाँ पे टैक्स लगा रहा है? नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज पे। लेट सपोज गाइस कि यहाँ पे कोई एक फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री, और ये केमिकल फैक्ट्री इसका जितना भी वेस्ट है, ठीक है, जितना भी वेस्ट है ये रिवर पे इसको डंप कर देता है, ठीक है। तो गाइस ये क्या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है, फाइन। अब अगर यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स लगा देगा तो इस फैक्ट्री का गाइस क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। जब इसका मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो गाइस ये फैक्ट्री ओनर अब क्या करेगा कि भाई प्राइसेस को बढ़ा देगा। अब जो भी केमिकल खरीदेगा, जो भी केमिकल खरीदेगा अब उसको ज़्यादा प्राइस देना होगा। तो जब ज़्यादा प्राइस देगा तो इसका मतलब क्या है कि गाइस कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया ना, रिड्यूस हो गया ना। हाँ, कंज्यूमर सरप्लस रिड्यूसेस इन द केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज अ टैक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस इसको एक बार रीड कर लेना, सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है
कि व्हेन c इक्वल टू 200 प्लस 0.75 इंटू वाई माइनस टी एंड i इक्वल टू 200 माइनस 25r, g इक्वल टू 100, t इक्वल टू 100, फाइंड द IS कर्व फंक्शंस। सिंपल IS कर्व क्या होता है, y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सारे वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। y इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है 200 प्लस 0.75 इंटू वाई माइनस टी, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस टी, और t का वैल्यू क्या है 100 है, तो पुट कर दो। प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है 200 माइनस 25r प्लस g, और g इज 100। अब इसको तो गाइस सॉल्व कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू 250 प्लस 0.75 वाई माइनस 0.75 इंटू 100। तो गाइस ये क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। 0.75 इंटू 100 तो कैंसिल होकर 75 आ जाएगा, प्लस 200 माइनस 25r प्लस 100। अब ये y है ना, तो इसको एक साइड लेके चले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा y माइनस 0.75 वाई इक्वल टू, ओके, वैसे 200 है ना, सॉरी 200, तो यहाँ पे 200, यहाँ पे 200, तो इट बिकम्स 400। 400 और प्लस 100 माइनस 75 तो गाइज ये टोटल बन जाएगा 425 माइनस ये वाला इंडिविजुअल 25r। डन। तो गाइज y माइनस 0.75 वाई, इसका मतलब 0.25, हाँ 0.25 वाई इक्वल टू 425 माइनस 25r। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा 425 डिवाइडेड बाय 0.25 माइनस 25r डिवाइडेड बाय 0.25। अब गाइस इसको इंडिविजुअली तो सॉल्व कर सकते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा 1700 माइनस 0, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100r। सिंपल। और गाइस हमें पता है ना कि IS कर्व इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, जो कि बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे प्लस आता देन गाइज वो बन जाता LM कर्व, बट यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा IS कर्व है, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल मैच कर रहा है। गाइज प्लस भी है, ठीक है, तो ये LM हो जाएगा अगर यहाँ पे प्लस आता तो, ठीक है। बट गाइज LM के लिए तो दूसरा होता है ना, मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई, ठीक है, फाइन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 गिवन है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट, ठीक है, व्हेन r इज ग्रेटर देन 6, PE is called the probable error, and similarly r is less than 6, r equal to 6, या फिर none of the above, ठीक है। तो गाइस आप नोट पॉइंट बना के लिख लेना, ये चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, कि अगर r का वैल्यू ग्रेटर देन 6 इंटू प्रॉबेबल एरर आ जाए, है ना, 6 इंटू PE, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखो PE, तो गाइस ये क्या होता है सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट कोरिलेशन। अगर R लेस देन 6 इंटू PE होता है देन गाइज ये हमारा होता है नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज गिवन है कि सिग्निफिकेंट, कि भाई ये सिग्निफिकेंट कब होगा, तो सिग्निफिकेंट कब होगा गाइज जब R इज ग्रेटर देन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 17, दिस थियरी टेक्स द डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट एज अ project that create less external economics than the appropriate, create more external economics than the appropriate, या फिर create no external economics than the appropriate। का सबको पता होना चाहिए ना ये थियरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बेसिकली ये थियरी वो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ एंड ही आर्ग्यूड दैट कि जो इन्वेस्टमेंट है की सेक्टर पे शुड क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग लिंकेज फॉर द इकोनॉमी, ठीक है। अगर की सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट होता है तो इससे स्ट्रॉन्ग लिंकेज बनता है इकोनॉमी में, और गाइस जब स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा तो जाहिर सी बात है यार कि
वहाँ पे क्या होगा कि मोर एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स क्रिएट होगा देन द अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गाइज यहाँ पे गिवन है, इसको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 गाइज गिवन है कि अ फर्म शुड इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट व्हेन एमईसी इज लेस देन आई या फिर एमईसी इक्वल टू आई। एमईसी का गाइज मतलब होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। एमईसी का मतलब है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो गाइज नोट पॉइंट बना के लिखो कि अगर एमईसी, मैं इसी पे लिख देता हूँ। ठीक है, अगर एमईसी ग्रेटर देन आई, आई इज अ इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे फर्म ऑनर को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर एमईसी इक्वल टू आई है देन गाइज ये इनडिफरेंट केस होता है। ओके, अगर एमईसी लेस देन आई है देन वहां पे फर्म को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट इन्वेस्ट, डू नॉट इन्वेस्टमेंट, डू नॉट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे आपको पूछा गया कि भाई फर्म्स को कब इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन व्हेन एमईसी इज ग्रेटर देन आई। ओके, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, when label of income is zero, what will you call the label of consumptions? Induced consumption, minimum, related या autonomous? गाइस हमें पता है ना ये वाला, C इक्वल टू सी बार प्लस A इंटू वाई माइनस टी। और इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है कि जब आपका इनकम जीरो है फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हो, तो वो जो कंजम्पशन पार्ट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस। कब, जब आपका इनकम जीरो होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड कर लेना। गाइस इंड्यूस कंजम्पशन नहीं होगा क्योंकि ये इनकम पे डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज होता है वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस कंजम्पशंस। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है कि द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज -0.25, इनकम इज 100 for buying the two equal goods, samosa and jalebi. Okay, what will be the spent on samosa? So, okay, fine. Guys, budget line आपको आता है ना बनाना, P1 X1 plus P2 X2 इक्वल टू इनकम M। ठीक है, और गाइस स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या हो जाएगा, -P1 by P2। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज -P1 by P2। डन, ओके। और गाइस इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, MRS इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X2 इक्वल टू P1 by P2। ये बहुत ही बेसिक है बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन। और गाइस यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है कि टू इक्वल गुड्स, मतलब दोनों गुड्स इक्वल है। ओके, तो अगर लेट सपोज कि अगर समोसा X1 है तो और ये X2 है, तो दोनों इक्वल है, बाइंग टू इक्वल गुड्स, इसका मतलब है X1 इक्वल टू X2, X1 इक्वल टू X2। अगर गाइस इसका प्राइस है लेट सपोज P1, इसका प्राइस है P2 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड X1 इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑन गुड X2। डन, फाइन, ओके। तो गाइज यहाँ पे लिख सकते हैं P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वल टू इनकम, और इनकम कितना है, 100 है, तो यहाँ पे आ जाएगा इनकम 100। ठीक है, डन, ओके। और X1 इक्वल टू X2 मतलब दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं P1 X1 प्लस P2 X2 के जगह में X1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, इक्वल टू 100। ठीक, X1 कॉमन, तो क्या बन जाएगा P1 प्लस P2 इक्वल टू 100। ठीक है, X1। अब गाइज यहाँ पे P1 का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, P1 का वैल्यू, हाँ, जैसे ये वाला स्लोप ऑफ द बजट लाइन कितना है, -0.25, और गाइज स्लोप कितना होता है, -P1 by P2 होता है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना P1 का वैल्यू, क्या बन जाएगा 0.25 P2। गाइस स्लोप ऑफ बजट लाइन गिवन है और हमें पता है कि स्लोप क्या होता है -P1/P2, तो इक्वल करो और यहाँ से जस्ट P1 का वैल्यू यू विल गेट। तो गाइस P1 की जगह में लिख सकते हैं 0.25 P2, 0.25 P2 प्लस P2 इक्वल टू 100। डन। अब गाइस यहाँ से अगर हम P2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा x1 इंटू P2, ये बन जाएगा 0.25 प्लस 1 इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा P2 x1 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 1.25। 1.25 का मतलब गाइस ये आ जाएगा 80 आई थिंक। ठीक है, 80। ठीक है, फाइन, ओके। और गाइस P1 x1, अच्छा प्राइसेस गिवन नहीं है ना, नहीं प्राइसेस गिवन नहीं है। तो गाइस समोसा का एक्सपेंडिचर क्या होगा, हाँ समोसा का एक्सपेंडिचर P1 इंटू x1, हाँ P1 इंटू x1, ओके। और गाइस यहाँ पे आपको गिवन है कि P1 का वैल्यू क्या है 0.25 P2, 0.25 P2 इंटू x1, तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.25 इंटू P2 x1, और P2 x1 का वैल्यू क्या है 80, तो यहाँ पुट कर देंगे 80, तो इसका एक्सपेंडिचर आ जाएगा ना, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंपल। ओके गाइस कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। ओके गाइस मैंने इसको माना था x1 ना, इसको माना था x2, तो हमें यहाँ पे समोसा का एक्सपेंडिचर निकालना है कि व्हाट अमाउंट विल बी स्पेंट ऑन दी समोसा, मतलब एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है कि P1 x1 हमें निकालना है, बट गाइस हमें जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया P2 इंटू x1 है, और हमें निकालना है क्या है P1 इंटू x1, और P1 का वैल्यू हमें पता है, तो जस्ट पुट करो, तो ये क्या बन गया P2 इंटू x1, इसका वैल्यू 80 है, तो पुट करो एंड यू विल गेट 20, सिंपल। ओके गाइस, तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक डिस्कस किया, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 40 या फिर 50 तक, क्योंकि गाइस यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस 100 है, तो हम लोग पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, क्योंकि गाइस अगर सारे क्वेश्चंस एक साथ ले लिए तो फिर बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा। ठीक है, लगभग 3 आवर्स 4 आवर्स बन जाएगा, तो आपको भी देखने में गाइस दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए इसको पार्ट वाइज रखते हैं ताकि आप भी अच्छे से इसको देख पाओ। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, भूलना मत। ओके बाय।